समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 NCERT सिलेबस का जो त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था उसके 8वें पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। 7 वीडियो पहले हमने देख लिए, आज 8वां वीडियो है इसका। आज हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो त्रिकोणमितीय समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है? देखिए, हम समीकरण जानते हैं कि कोई भी दो गणितीय व्यंजक यदि बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं, कोई भी दो गणितीय व्यंजक आपस में बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं तो वो समीकरण होता है। जैसे यहाँ एक तो ये है और एक ये दो है, दो गणितीय व्यंजक है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। या फिर आप ये देख लीजिए, ये भी आपका बराबर के चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी दो बीजीय व्यंजक जो आपस में इक्वल के साइन से जुड़े हुए होते हैं समीकरण कहलाता है। तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जो अज्ञात कोण और त्रिकोणमितीय फलनों के पदों में हो। एक या तो अज्ञात कोणों में हो, अज्ञात कोण के रूप में हो, या फिर त्रिकोण मितीय, अज्ञात कोण या त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में। यानी एक ऐसा समीकरण जो त्रिकोणमितीय फलनों के पदों में है, हम उसको क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका ये है sin x बराबर 1/2, ये ले लीजिए sin स्क्वायर x प्लस 2 sin ऑफ x प्लस 1 बराबर 0। तो ये जो भी है ये आपके त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। यानी एक ऐसा समीकरण जो अज्ञात कोण या त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में हो, आपका त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया होगा त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। अब त्रिकोणमितीय समीकरण यदि समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय जो समीकरण है उनके हलों पर चर्चा करते हैं। तो त्रिकोणमितीय जो समीकरण होते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण के हल पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए भैया, ये जो त्रिकोणमितीय समीकरण है इसके दो प्रकार के हल पाए जाते हैं। इसके दो प्रकार के हल पाए जाते हैं। एक तो होता है मुख्य हल, मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक होता है व्यापक हल। यानी जनरल सॉल्यूशन। एक तो मुख्य हल होता है, एक व्यापक हल होता है। अब इन दोनों में देखिए क्या अंतर है। जो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था जब त्रिकोणमिति चालू की थी, ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π। यदि हम यहां से स्टार्ट होकर के 0 से स्टार्ट होकर के वापस 0 तक पहुंचे यानी 2π तक पहुंचे, तो इसके बीच में जो भी मान आएगा, जो भी हल आएगा, वो आपका क्या होगा? मुख्य हल होगा। क्या होगा? मुख्य हल होगा। समझ गए होंगे।
इस रेंज में यानी 0 से चालू होकर के वापस 2 पाई तक पहुंचे तो जो भी आपका हल आएगा वो मुख्य हल होगा। यानी कोई भी जो त्रिकोणमितीय समीकरण है उसका 0 से 2 पाई के बीच में जो हल होगा, 0 से 2 पाई के बीच में जो हल होगा वो आपका मुख्य हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य हल कहलाएगा। या मैं देखिए ऐसे भी वो तो बोल सकता हूं कि यहां तक ये 0 से पाई हो गया, ये 0 से पाई हो गया, हो गया। अब देखिए ये आपका 0 से माइनस पाई से 0 हो गया क्या? माइनस पाई से 0 हो गया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0 से पाई और 0 से माइनस पाई, यानी ऊपर और नीचे कुल मिला के जो हल आपको मिलना है, कुल मिला के जो आपको हल मिलना है वो आपका मुख्य हल होगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में जो भी आपका हल आएगा यह आपका मुख्य हल माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य हल माना जाता है। तो आपको कहीं ये लिखा हुआ भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, और ये भी मिल सकता है, क्यों हम जानते हैं कि 0 से पाई तक ऊपर वाला ले रहा है और जब माइनस का लेंगे तो यह आपका माइनस पाई में आ जाएगा। तो माइनस इधर जब एंगल का मापन करते हैं, आपको पता है इधर एंगल का जब मापन करते हैं तो माइनस में करते हैं, तो ये यहां से यहां तक माइनस पाई हो गया, तो नीचे माइनस का पाई हो गया, ऊपर प्लस का पाई हो गया। तो आपका जो मुख्य हल का जो यानी जो हल आएगा वो यदि माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में आता है तो ये आपका मुख्य हल कहलाता है। तो आप या तो ये लिख सकते हो या ये, एक ही बात है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ होता है रेंज, कुछ में ये लिखा हुआ होता है। अब भाई व्यापक हल क्या होता है? व्यापक हल क्या होता है? देखिए आपने एक चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया। अब एक चक्कर करने के बाद में आपका मान यानी 360 से ज्यादा हो, जैसे 520 हो, 520 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो 360 आना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब आपका ये जो आपका जो मुख्य हल आया वो एक निश्चित गुणांक के रूप में आएगा। यानी जब आपका एंगल 2 पाई से बड़ा होता है, जब आपका एंगल 2 पाई से बड़ा होता है तब वहां हम एक जनरल मान देते हैं, एक जो हल निकालते हैं वो व्यापक हल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? व्यापक हल। तो अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं तब पता चलेगा कि व्यापक हल क्या होता है। देखिए 3 फलन माने गए हैं, 3 मुख्य जो व्यापक हल दिए गए हैं 3 फलनों के दिए हैं। एक तो sin x बराबर 0, एक आप cos x बराबर 0 मान के काम कर लीजिए, और एक आप tan x बराबर 0 मान के काम कर लीजिए। आप जानते हो कि साइन का मान 0 कब होता है? साइन का मान 0 एक तो 0 पे ही होता है, एक पाई पे होता है, एक 2 पाई पे होता है, एक 3 पाई पे, एक 4 पाई पे। यानी आपके जो मान होते हैं वो इसके साइन के वो आपके एक तो पाई हो, एन पाई हो गया कुल मिला के। क्यों? आपने यहां देखा 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, इस प्रकार से। तो मैं यहां आपको ये बोल दूं कि एन पाई आएगा। क्या आएगा? एन पाई। यानी साइन 0 का मान, साइन एक्स का मान 0 कब होता है? जब आपका एन पाई हो, यानी एंगल एन पाई हो। तो यहां एन पाई आपका व्यापक हल हो गया। क्या हो गया? व्यापक हल हो गया। इसी प्रकार आप जानते हो कि कोस का 0 कब होगा? पाई बाई 2 पे होगा, यहां होगा या यहां होगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 पे आएगा या 3 पाई बाई 2 पे आएगा या 5 पाई बाई 2 पे आएगा। तो मैं इसका जनरल वैल्यू यहां सीधा ही लिख देता हूं कि इसका आएगा 2n+1 पाई बाई 2। इसी प्रकार आप tan का मान देखोगे तो tan का जो जनरल वैल्यू प्राप्त होना है वो इसी रेखा पर प्राप्त होना है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इसी पे प्राप्त होना है। तो इसका भी यानी साइन x का जो व्यापक मान है, साइन x बराबर 0 का व्यापक जो हल होगा वो n पाई होगा। कोस x का व्यापक हल जो होगा 2n+1 पाई बाई 2 होगा। और tan x
10x बराबर 0 का जो व्यापक हल होगा वो n पाई होगा। तो ये तो हमने तीन फलन देखे हैं, साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स का जब मान 0 होता है तब व्यापक हल क्या होता है। ठीक है, अब ये हमने कंडीशन यहां जो देखी है इन रेखाओं पर देखिए, या तो यहां देखिए या यहां देखिए या यहां देखिए या यहां देखिए। अब जब हम इनके बीच में चलें तो कैसे मान दें, तो इन तीनों फलनों के व्यापक हल जो दिए गए हैं, साइन एक्स का जो व्यापक हल है, साइन एक्स का जो व्यापक हल है वो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, जहां पर n कोई कोई इंटीजर हो सकता है, कोई पूर्णांक हो सकता है। कोस एक्स का जो व्यापक हल होगा वो होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, टू एन पाई प्लस अल्फा, और जो 10x होगा इसका जो व्यापक हल होगा वो n पाई प्लस अल्फा होगा, n पाई प्लस अल्फा होगा। तो इस प्रकार से ये आपके व्यापक हल होंगे। ठीक है, यहां पर ये जो n है, इन तीनों ही कंडीशनों में जो n है वो कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे, यदि आपको व्यापक हल याद करना है तो आप ये फॉर्मूले याद रखोगे। साइन एक्स का n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होता है, कॉस एक्स का 2n पाई प्लस अल्फा होता है, टेन एक्स का n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें ये माइनस भी आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तीनों के व्यापक हल है। यदि बाकी जो तीन बचे उनके आपको व्यापक हल याद करने हैं तो सबसे पहले आपको इन फलनों में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोसेक है तो साइन बना लीजिए, सेक है तो कोस बना लीजिए, और कोट है तो टेन बना लीजिए, और फिर उनका व्यापक हल इस फॉर्मूले द्वारा दे दीजिए। अब देखिए, हम एक प्रॉब्लम को लेकर के यहां काम करते हैं। सपोज कीजिए, मैं इनको हटा देता हूं यहां से, ये क्लियर हो जाना चाहिए। मुख्य हल क्या होता है, 0 से 2 पाई, यानी पहले राउंड में एक पूरे चक्कर में जो भी मान आएगा वो आपका मुख्य हल कहलाएगा। लेकिन अब यदि राउंडों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर व्यापक हल दिया जाएगा। व्यापक हल की सहायता से हम मुख्य हल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए, अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक से लेकर के ही प्रॉब्लम कर लेते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है कि कॉस ऑफ एक्स बराबर 1/2 का हल कीजिए। कॉस ऑफ एक्स बराबर 1/2 का हल कीजिए। अब भैया कॉस ऑफ एक्स हमें इसका हल करना है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि 1/2 कोस में किसका मान होता है। तो आपका 1/2 किसका होता है, बोलिए, 60 का होता है। तो ये आपका कोस पाई बाई 3, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आएगा, पाई बाई 3। ये एक तरह से आपका जो बना है वो कोस एक्स बराबर कोस अल्फा बना है। ठीक है, कोस एक्स बराबर कोस अल्फा बना है। आप इस चीज को छोड़िए, आप तो ये ध्यान दीजिए x का क्या आपको मिला, पाई बाई 3। तो ये आपका यहां प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, मुख्य हल होगा। यदि आपको व्यापक हल देखना है तो व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल के लिए आपको कोस का व्यापक हल लिखना पड़ेगा। आप जानते हो कि कोस एक्स का जो व्यापक हल होता है वो क्या होता है। कोस एक्स के लिए व्यापक हल x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। यहां पर अल्फा बराबर कितना आया भाई, ये अल्फा है, एक तरह से ये अल्फा है, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका इसका व्यापक हल हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, आपके पास
तीनों के व्यापक हल है। एक तो साइन का जो दे रखा है आप जानते हो, -1 की पावर n अल्फा दे रखा है, ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दे रखा है कोस का, और टेन का n पाई प्लस अल्फा दे रखा है। आपको कुछ भी नहीं करना भाई, सबसे पहले मुख्य हल ज्ञात करना है। कैसे वो करना है कि एक इधर देखना है कौन सा फंक्शन है, कोस है, तो आप देखिए कोस में किसका मान होता है वो लिख दीजिए। अब फंक्शन आपका हट जाएगा, एंगल बचेगा, तो ये आपका आ गया, ये अल्फा का वैल्यू आया, एक तरह से किसका वैल्यू आया है, अल्फा का वैल्यू आया है। ये मुख्य हल हो गया। अब यदि व्यापक हल ज्ञात करना है तो आप इस अल्फा का मान ये रख दीजिए, तो इस प्रकार से आपका ये व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी पाठ्य पुस्तक का ही एग्जांपल है, tan 2x इक्वल माइनस कोट ऑफ x प्लस पाई बाई 3। देखिए हमें यहां फंक्शन को इक्वल करना है, यानी tan है इधर कोट है, तो इसको हमें tan ही बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो माइनस कॉट थीटा होता है। तो इस ये माइनस ये करने के काम में आ जाएगा, थीटा अपना ये रह जाएगा। तो क्या कर दूं इसको, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह ये पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 की वजह से कोट में जाएगा, और दूसरे में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोट थीटा, तो माइनस कोट थीटा की जगह आप ये पुटअप कर सकते हो। अब देखिए भाई, tan से tan गया, 2x बराबर क्या आया, पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, तो क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा ये x इधर आ जाएगा, तो x ये कितना मिल गया आपको, 6 एलसीएम आ जाएगा, और 3 पाई प्लस 2 पाई यानी 5 पाई बाई 6। x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 5 पाई बाई 6। ये आपका मुख्य हल हो गया। क्या हो गया, मुख्य हल हो गया, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपका बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में बिलोंग कर रहा है, अतः आपका ये क्या हो गया, मुख्य हल हो गया। अब आपको व्यापक हल देखना है, तो व्यापक हल एंड व्यापक हल कौन है, tan है। आप जानते हो कि tan x यदि है तो tan x का जो व्यापक हल होता है वो होता है x बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो n पाई, अल्फा का वैल्यू क्या भैया, 5 पाई बाई 6। तो ये आपका व्यापक हल कहलाएगा दी गई प्रॉब्लम का। क्या कहलाएगा, व्यापक हल कहलाएगा दी गई प्रॉब्लम का। लिखना चाहो तो लिख दीजिए, n बिलोंग टू i, इंटीजर है कोई n। तो इस प्रकार से आपका ये समाधान होता है। अब मैं आपकी प्रश्न वाला 3.4 का कोई समस्या लेकर के काम करता हूं। ये एग्जांपल, 2 एग्जांपल लिए मैंने। आगे बढ़ते हैं। आपकी 3.4 का पहला क्वेश्चन है कि tan x बराबर √3 है, तो इसके मुख्य हल व व्यापक हल बताइए। तो भैया सबसे पहले आप मेरे को ये बता दीजिए, tan में किसका मान होता है, क्या tan 60 का होता है। तो x बराबर क्या आ गया, पाई बाई 3, जो कि बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में, अतः यह आपका क्या हो गया, मुख्य हल। क्या हो गया, मुख्य हल। अब यदि व्यापक हल की बात करें तो व्यापक हल tan है, tan का व्यापक हल क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस अल्फा, यही तो होता है, जहां n बिलोंग i, तो n पाई, अल्फा का वैल्यू कितना है भैया आपके पास, पाई बाई 3। तो यह आपका उत्तर हो गया, वेयर n बिलोंग टू i। ये हल हो गया। कुछ भी नहीं करना, जो फॉर्मूले बताए थे 3, उन फॉर्मूलों में वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू पुट करना है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं।
हटा देता हूं इसको। दो नंबर का प्रॉब्लम है, सेक एक्स इक्वल टू, मैंने आपको बोला था कि आपके व्यापक हल जो है आपको तीन ही बताए गए हैं, साइन, कॉस और टेन। यदि बाकी आगे के जो तीनों फंक्शन है यानी कॉट कॉट सेक, कोसेक, उनका व्यापक हल ज्ञात करने या मुख्य हल ज्ञात करने के लिए आपको उन फलनों को सर्वप्रथम चेंज करना पड़ेगा। किसमें? जो आपको व्यापक हल या जो मुख्य हल बताए हैं साइन कोस टेन में। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यदि इसकी पलटी मारोगे तो क्या होगा? कॉस एक्स बराबर 1/2 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, आप मेरे को ये बताइए कि ये कोस में किसका वैल्यू होता है? कोस π/3 का कोस 60 का मान होता है। कोस से कोस गया, एक्स बराबर क्या आ गया? π/3 विच इज बिलोंग टू 0 टू पाई, इसमें बिलोंग कर रहा है। अतः ये आपका क्या हो गया? मुख्य हल हो गया। क्या हो गया? मुख्य हल हो गया। यदि व्यापक हल देखना है तो देख लीजिए, व्यापक हल क्या होगा? कौन है? कोस है। कोस है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग टू i, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है? π/3, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल R। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है cot x बराबर -√3। तीसरा प्रॉब्लम है cot x बराबर -√3। बहुत सिंपल सी है cot x। अब सबसे पहले तो मेरे को आप ये बताइए कि कोट माइनस का किस में होता है? पहली बात तो ये है कि ये किसका मान है? ये मान है π/6 का। कोट π/6 का √3 होता है। अब ये माइनस किस में होता है? ये दूसरे में माइनस होता है। तो कैसे पहुंचेंगे दूसरे में साहब? कोट पाई माइनस π/6। क्यों? यदि आप यहां π/2 का सहारा लोगे तो फलन चेंज हो जाएगा। फलन चेंज नहीं करना, कोट का कोट ही रखना है। अब देखिए, कोट से कोट कैंसिल हो रहा है, तो x बराबर क्या हो गया? 5π/6, जो कि बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में। अतः आपका ये क्या हो गया? मुख्य हल हो गया। ठीक है, तो ये चीज करनी है। या फिर आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि इसको 10 में चेंज कीजिए। अब मुख्य हल तो इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन व्यापक हल के लिए आप व्यापक हल के लिए केवल 3 ही प्रकार के फॉर्मूले जानते हो, तो ये मुख्य हल तो इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन व्यापक हल इससे नहीं आएगा, क्योंकि कोट के लिए आप व्यापक हल जानते ही नहीं। तो एक काम कर लीजिए, आप इसको 10 में चेंज कर लीजिए पहले। तो आप इसको यदि 10 में चेंज करते हो तो क्या होगा भैया? बटे में आ जाएगा, और क्या है? तो क्या हो गया? ये tan ऑफ x बराबर -1/√3। क्लियर? अब ये बता दीजिए किसका मान होता है? क्या π/6 का वैल्यू होता है 10 में? किसका होता है? π/6 का। तो क्या हो जाएगा ये? tan ऑफ x। अब दूसरे में ये होता है, तो मैं यहां लिख दूं tan ऑफ पाई माइनस π/6। देखिए भैया, 1/√3 किसका मान होता है? π/6 का होता है। किसका होता है? π/6 का होता है। अब माइनस किस में होता है? दूसरे में। दूसरे में कैसे जाओगे? पाई में से कुछ घटा दो, पाई में से कुछ घटा दो तो दूसरे में पहुंच जाओगे। ये आपका x बराबर क्या आ गया? 5π/6, जो कि बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में। अतः यह आपका क्या हो गया? मुख्य हल हो गया। अब व्यापक हल देखना है, तो 10 है, तो 10 के लिए x बराबर क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा होता है। तो n पाई अल्फा कितना भैया? 5π/6। इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए इसको।
चौथा है कोसेक एक्स बराबर माइनस का 2। अब कोसेक है तो आपको पता है फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब फंक्शन को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन ऑफ एक्स बराबर माइनस का हाफ। अब आप मेरे को बताइए कि साइन नेगेटिव किसमें होता है? तीसरे में होता है, चौथे में होता है। तो आप तीसरे में ही चले जाओ। और ये किसका मान होता है? 30 का होता है, साइन 30 का होता है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ एक्स बराबर माइनस किसमें होता है? तीसरे में। तीसरे में कैसे जाएंगे? पाई में कुछ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दें? पाई बाई 6, यानी जो ये मान है। साइन से साइन गया, एक्स बराबर क्या आ गया? 7 पाई बाई 6, जो कि बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में। अतः आपका ये क्या हो गया? मुख्य हल। यदि जनरल सॉल्यूशन चाहिए आपको, व्यापक हल चाहिए, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा? ये क्या है? साइन। साइन का व्यापक हल क्या होता है? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होता है। अल्फा आपके क्या आया? आपके पास पड़ा है 7 पाई बाई 6। तो ये आपका मुख्य मान हो गया। वेयर n बिलोंग टू कैपिटल I। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं। पांच नंबर का जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि cos 4x इक्वल cos 2x। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों का व्यापक हल बताइए। इसका आपको व्यापक हल बताना है। अब व्यापक हल बताना है तो भाई साहब बहुत सीधी सी बात है। 4x बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हो, चूंकि आप जानते हो कि cos x बराबर cos अल्फा यदि होता है, cos x बराबर cos अल्फा होता है, तो आपका व्यापक हल क्या होगा? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग टू कैपिटल I। आप जानते हो cos x बराबर cos अल्फा है, तो आपका व्यापक हल ये होगा। अब देखिए यहां पर आपका व्यापक हल क्या होने जा रहा है? 4x है, 4x बराबर माइनस अल्फा। अल्फा की जगह भैया क्या है? 2x। ठीक है, अल्फा की जगह क्या है? 2x है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब हम क्या करें भैया? अब क्या करेंगे? जब मैं प्लस का चिन्ह लेता हूं तो देखिए क्या बनता है। यहां दो चिन्ह है आपके, कोस में दो चिन्ह होंगे, तो ध्यान रखना है। जब आपका प्लस का चिन्ह है तो क्या करोगे? जब प्लस तो क्या होगा? 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x। यहां से क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई। तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2n पाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, n पाई। क्या होगा? n पाई। क्या हो जाएगा आपका? n पाई हो जाएगा। कब? जब आप प्लस का चिन्ह लोगे। जब आप प्लस चिन्ह टेक करोगे तो आपका n पाई सॉल्यूशन आएगा, जहां n जो है I में बिलोंग करता है। साथ में जब आप माइनस चिन्ह लेते हो, माइनस चिन्ह लोगे तो क्या होगा? 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। ये इधर आएगा तो 4x प्लस 2x बराबर 2n पाई। तो 6x बराबर 2n पाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसे 3 टाइम कट जाएगा, n पाई बाई 3। n पाई बाई 3, जहां n किस में बिलोंग कर रहा है? I में। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये दिया हुआ है, आप जनरल सॉल्यूशन जानते हो कि व्यापक हल जो होता है, कोस का जो व्यापक हल होता है वो ये होता है, क्योंकि एक्चुअल ये कंडीशन ये होती है। आपको मैंने वैसे बता रखा है।
तो cos x बराबर cos अल्फा है, तो आपका जो व्यापक हल होगा ये होगा। अब ये होगा तो यहाँ ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर दो चीज है, प्लस है माइनस है, तो प्लस लेने पर ये उत्तर आएगा, माइनस लेने पे ये आएगा। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। वैसे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल आगे जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।